किसी ने क्या खूब कहा है, जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है, जिसके जरिए हम जानेंगे कि अवसर की पहचान कैसे करें या अवसर क्या होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी जिसमें अवसर को पहचाने। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। उसने वहां पर अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और पैरों में पंख थे। एक दूसरे चित्र में सिर पीछे से गंजा था। ग्राहक ने पूछा, यह चित्र किसका है? दुकानदार ने कहा, अवसर का। ग्राहक ने पूछा, इसका चेहरा बालों से ढका क्यों है? दुकानदार ने कहा, क्योंकि अक्सर जब अवसर आता है तो मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। ग्राहक ने पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों है? दुकानदार ने कहा, वह इसलिए कि यह तुरंत वापस भाग जाता है। यदि इसका उपयोग न हो, इसको पहचाना ना जाए, तो यह तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने पूछा, और यह दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है? दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का ही है। यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है। अगर आपने उसे थोड़ी देर से पकड़ने की कोशिश की तो पीछे का गंजा सिर हाथ आएगा और वो फिसल कर निकल जाएगा। वह ग्राहक इन चित्रों का रहस्य जानकर हैरान था, पर अब वह बात समझ चुका था। दोस्तों, आपने कई बार दूसरों को ये कहते हुए सुना होगा या खुद भी कहा होगा कि हमें अवसर ही नहीं मिला, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भागने और अपनी गलती को छुपाने का बस एक बहाना है। वास्तव में भगवान ने हमें ढेरों अवसरों के बीच जन्म दिया है। अवसर हमेशा हमारे सामने से आते जाते रहते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते या पहचानने में देर कर देते हैं। और कई बार हम सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम बड़े अवसर के ताक में रहते हैं, पर अवसर बड़ा या छोटा नहीं होता है। हमें हर अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अवसर हमारे सामने आता है, हमें उसे पहचानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करेंगे तो आप अवसर को अवश्य पहचान पाएंगे। इसलिए तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के कर्म और सोच पर निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि असंभव को संभव बनाना। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा।
जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वो लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर में से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़े उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचे लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता कि वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, कि सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूं, मेरी कितनी किस्मत खराब है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हम सब कुछ धुंधला दिखता है, हर रास्ता नाकामी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम लीक से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें लीक से हटकर सोचने, कुछ अलग सोचने, अपने समस्याओं को अलग ढंग से हल करने की प्रेरणा देती है। और इसी तरीके से प्रेरणा आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, बिना उम्मीद के जीना जीना छोड़ने के समान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और कुछ पाने के लिए हमें अपनी जरूरी चीजें भी देनी पड़ती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आखिरी उम्मीद।
एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो जल्द ही खत्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृतशिरा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो न था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहां एक झोपड़ी थी, पर ये क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां भटका न हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देख उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा था। आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ तेजी से हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना नहीं भूलना। ये एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पे भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठ हुई, और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर कर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। उसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार फिर मुझे पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए ये काम करता है। दोस्तों, ये कहानी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि बहुत कुछ बड़ा पाने के से पहले हमें अपनी ओर से कुछ देना होता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूदा पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीजें जिसकी हमारे जीवन में वैल्यू है। किसी के लिए ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो भी कुछ है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में
डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिला कि उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए और हमें कोई बहुत बड़ा चीज पाने के लिए हमें अपने अंदर से त्याग करना पड़ेगा, अपनी चीजें त्यागनी भी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जहां आप हैं वहां ईमानदार रहें ताकि आप जहां होना चाहते हैं वहां पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी हम जानेंगे कि समाज में बेईमानी कैसे आई और ईमानदारी कैसे खत्म हो रही है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ईमानदारी और बेईमानी। रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया। वे अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई तभी काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे, फिर कुछ सोचकर अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले, बेटा जा जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेता आ। जी पिताजी, बेटा बोला और आगे बढ़ने लगा। सुन, काका बोले, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, न अधिक पैसे देना और न कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी, अधिक दाम में न लाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूं और 4 पैसे बचाता हूं तो इसमें हर्ज ही क्या है। नहीं बेटा, काका बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। जा उचित दाम पे नमक लेकर आ। काका के मित्र भी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई तेरी ये बात समझ ना आई, कम दाम पे नमक लेने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। काका बोले, सोचो, कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा, तभी ना जब उसे पैसों की सख्त जरूरत हो, और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फायदा उठाता है वो उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। मित्रों ने हंसते हुए कहा, देखो मित्रों, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लो हम कहां पहुंच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमें छोटे छोटे मसलों में भी पूरी ईमानदारी होने की सीख देती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, फिर भी हम ये सोचकर कि इससे क्या होगा, अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं और इस तरह सोसाइटी में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए हम सब प्रयास करें
कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी घोले और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से खत्म कर दें। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी हमें बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है, सिखाती है कि हम पहले खुद ईमानदार बने और छोटी छोटी जगहों पे ईमानदारी दिखाएं, जिससे कि वो बड़ी ईमानदारी बन सके। तो दोस्तों, इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की करें शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे और आप उससे मोटिवेट होते रहें, आप अच्छे इंसान बनते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की जंग में अक्सर वही जीतता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि जीवन में 3 तरह के व्यक्ति मिलते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज स्टोरी के माध्यम से हम यह देखते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं। मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे में एक छेद है। यह संकेत काफी था और जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद है, दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है, और तीसरे के सिर्फ कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के एक कान से होते हुए मुंह से निकल गया, और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन 3 गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में भी 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनमें से बचें और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें न बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत है और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में उन व्यक्तियों से बचें जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और जो आपको समझते हो, आपका साथ देते हो, उनको और नजदीक लाने की कोशिश करते रहें। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे किसी की खुशी का कारण न बन सको, पर किसी के दर्द का मरहम जरूर बनकर देखना। शायद उनकी दुआओं से आपके अपने घाव ही भर जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है दूसरों की मेहनत का फल। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की स्टोरी से देखते हैं कि दूसरों की मेहनत का फल हमें कैसे मिलता है। कुंतालपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दर्द दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहल बस उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तो तुम क्या जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देख वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूं। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुंचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला था। दोस्तों, सचमुच इस कहानी से बहुत बड़ा सीखने को मिलता है कि अगर हम सभी ऐसा सोच लें कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल हम खुद ही पाएं, तो शायद दुनिया चल नहीं सकती है। अगर हमारे पूर्वज ऐसा सोचते तो आज हम यहाँ आराम से नहीं रह रहे होते। इसलिए दोस्तों, कुछ काम हम अपने पूर्वजों का कर्ज चुकाने के लिए भी करते रहना चाहिए और यही शिक्षा अपने बच्चों को भी दें। इस तरह के अच्छे विचार और प्रेरणा के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसके जरिए हम जानेंगे कि दूसरों की विशेषताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए यह सुनते हैं बेहतरीन स्टोरी। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए, मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करेगा, दिखाना होगा। और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब को दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं। हा हा हा। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब पूरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रख पाना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो। मैं अब बिल्कुल थक चुका हूं और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख चुका ही है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस कहानी से भी इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयां हों, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। और एक पुरानी कहावत भी है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मजबूत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति से चुनौतियों को पार कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से सीखेंगे कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दृढ़ इच्छा शक्ति। बात 1920 की है। हंगरी आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता और इसी का परिणाम था कि वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर्स में गिना जाने लगा। सन 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली और सभी को यकीन हो चला कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में उसने अपना दायां हाथ गंवा दिया और इसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया। वह एक महीने तक हॉस्टल में पड़ा रहा और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो दुनिया उसकी बदल चुकी थी। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दायां हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता? अपने भाग्य को कोसता, लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश करता या लोगों से कटने लगता, मैं भी डिप्रेशन में चला जाता और अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाता। लेकिन बचपन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का तो किसी और ही मिट्टी का बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा कि उसने अपना वो हाथ खो दिया जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए थे। बल्कि उसने सोचा कि मेरा एक हाथ बेकार तो हो गया तो क्या, अभी मेरे पास भगवान का दिया एक और हाथ है जो पूरी दुनिया से ठीक है और अब मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाकर रहूंगा। और अपने इसी एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग एक साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देख बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने पर भी वो उन्हें इनकरेज करने के लिए आया है। पर जल्द ही वे आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि वो उन्हें इनकरेज करने के लिए नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अदम्य साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर लगने लगा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। पर दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे पड़ा था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक्स गेम्स कैंसिल हो गए और सीधे 1948 लंदन ओलंपिक्स कराने का फैसला लिया गया। इस बीच कितने ही नए शूटर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए। कहाँ अपने प्राइम डेज में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था और कहाँ इतने सालों बाद अब बाएं हाथ से विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग लेना था। पर उसे इन बातों की फिक्र ही कहाँ थी। वो तो बस एक ही चीज जानता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहा और लंदन ओलंपिक्स में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने उतरा। उसके साहस, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का आज इम्तिहान था और उसने किसी को निराश नहीं किया। वो उस इम्तिहान में पास हो गया, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, उस लड़के का नाम था कैरोली टकाक्स और उसकी ये अनबिलीवेबल स्टोरी हर उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, जो अपनी असफलता के 50 कारण गिनाने में आगे रहते हैं पर सफल होने की
एक भी वजह नहीं बात बता पाते। तो दोस्तों, दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपको कामयाब या नाकामयाब बना सकता है, और वो इंसान आप खुद हैं। सफलता के संघर्ष में जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो एक बार उस एक हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोचिए और खुद ही डिसाइड करिए कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है। लाइफ में अप्स एंड डाउन को आने से हम नहीं रोक सकते, पर हम अपने साथ बुरा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सिचुएशन चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रखिए, और इस दुनिया को अपनी मंजिल पाकर दिखाइए। और इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, एक कामयाब इंसान और दूसरे लोगों के बीच का फासला ताकत की कमी या ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि संकल्प की कमी से है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आज चलिए चैनल पर हम देखते हैं बिल्मा रुडोल्फ की कहानी से हम सीखते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, जो कि पोलियो ग्रसित थी और तब भी इन्होंने महिला धावक सर्वश्रेष्ठ विश्व की बनी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकी जीवन की घटना के बारे में जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। बिल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्हें लाल बुखार के साथ डबल निमोनिया हो गया, जिस वजह से वह पोलियो से ग्रसित हो गई। उन्हें पैरों में ब्रेस पहनने पड़ते थे और डॉक्टरों के अनुसार अब वो कभी भी चल नहीं सकती थी। लेकिन उनकी माँ हमेशा उनको प्रोत्साहित करती रहती और कहती कि भगवान की दी हुई योग्यता, दृढ़ता और विश्वास से वो कुछ भी कर सकती। बिल्मा बोली, मैं इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ना चाहती हूँ। डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रेस उतार फेंके और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जिसे डॉक्टरों ने ही नामुमकिन बताया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया और बहुत बड़े अंतर से आखिरी स्थान पर आई। और उसके बाद वे अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी रेस में दौड़ी और आखिरी आती रही, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो दौड़ती रही और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो रोज रेस में फर्स्ट आ गई। 15 साल की उम्र में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिल ले लिया, जहां उनकी मुलाकात एक कोच से हुई जिनका नाम एड टेम्पल था। उन्होंने कोच से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। टेम्पल ने कहा, तुम्हारे अंदर जिस तरह का जज्बा है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और उसके अलावा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब बिल्मा ओलंपिक्स में पहुंच गई, जहां अच्छे से अच्छे एथलीटों के साथ उनका मुकाबला होना था, जिसमें कभी न हार मानने वाली यूटा हीन भी शामिल थे। पहले 100 मीटर रेस हुई, बिल्मा ने यूटा को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और फिर 200 मीटर का मुकाबला हुआ, इसमें भी बिल्मा ने यूटा को पीछे छोड़ दिया और अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत गई। तीसरे इवेंट यानी कि 400 मीटर रिले रेस थी, जिसमें अक्सर सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति अंत में दौड़ता है। बिल्मा और यूटा भी अपनी अपनी टीम्स में
आखिरी में दौड़ रही थी। रेस शुरू हुई। पहली 3 एथलीट्स ने आसानी से बेटन बदल ली, पर जब बिल्मा की बारी आई तो थोड़ी गड़बड़ हो गई और बेटन गिरते गिरते बची। इस बीच यूटा आगे निकल गई। बिल्मा ने बिना देरी किए अपनी स्पीड बढ़ाई और मशीन की तरह दौड़ते हुए आगे निकल गई और यूटा को हराते हुए अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। यही इतिहास बन गया। कभी पोलियो से ग्रस्त रही महिला आज दुनिया की सबसे तेज धाविका बन चुकी थी। तो दोस्तों, बिल्मा रुडोल्फ संघर्ष की कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है और उसको पूरा करने में ऊपर वाला भी आपका साथ देने लगता है। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, अपने अंदर संकल्प बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए और इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। इस स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, जो विपदा में साहस का साथ नहीं छोड़ता, जो बार बार असफल होने पर भी निराश न हो बल्कि गलतियों से सीख के लगातार प्रयास करता है, जीत उसी की होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी की में हम देखेंगे कि एक चिड़िया से दृढ़ इच्छा शक्ति की सीख कैसे ले सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत जतिन नाम के एक लड़के से होती है, जो विद्यालय में अपना पाठ याद न करने के कारण अध्यापक से हमेशा डांट सुनता था। जतिन पाठ को याद करने का प्रयास तो करता था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता था। इसलिए उसे आए दिन क्लास में डांट खानी पड़ती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि डांट से कैसे बचे। विद्यालय से घर आकर जतिन ने खाना खाया, फिर कमरे में बस्ते को लेकर बैठ गया। जब जतिन किताब खोल रहा था तभी उसे चिड़िया की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में एक तिनका दबाकर लाई थी। उसने तिनका को रोशनदान में रखा, लेकिन तिनका नीचे गिर गया। चिड़िया उड़कर नीचे आई। उसने तिनका अपनी चोंच से उठाया और उड़कर गई। उसने तिनका दोबारा रोशनदान में रखा, लेकिन तिनका फिर नीचे गिर गया था। जतिन की बहन कमरे में बैठी स्वेटर बुन रही थी। उसने अपनी बहन से पूछा, दीदी चिड़िया क्या कर रही है? उसकी बहन ने कहा, चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। फिर जतिन चिड़िया को देखने लगा। चिड़िया तिनका रोशनदान में रखती थी, वह नीचे गिर जाता था। चिड़िया उड़कर नीचे आती, तिनका चोंच में उठाती, फिर उड़कर ऊपर चली जाती। बार बार प्रयास करने के बाद चिड़िया तिनके को रोशनदान में रखने में सफल हो गई। फिर वह दूसरा तिनका लेने चली गई। इस प्रकार से चिड़िया ने तिनका तिनका जोड़कर एक बहुत ही सुंदर घोंसला बना दिया। जतिन ने देखा, चिड़िया जब तक तिनका रोशनदान में रख नहीं देती थी तब तक हार नहीं मानती थी। चिड़िया को देखकर जतिन के मन में विचार आया, दृढ़ इच्छा शक्ति रखकर परिश्रम करने से सफलता जरूर मिलती है। चिड़िया से सीख का जतिन पर गहरा असर पड़ा। उस दिन के बाद अध्यापक से डांट नहीं खानी पड़ी, क्योंकि जतिन उस प्रश्न को बार बार याद करता था जो उसे नहीं याद होता था। बार बार प्रयास करने से जतिन को सब पाठ याद होता जाता था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी
हमें ये सीख दिखाती है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, उसे हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, नए तरीके से करना चाहिए, सीखना चाहिए। जो कमियां हों उनको दूर करते हुए बार बार प्रयास करते रहें, अपने आप सफलता मिलती जाएगी। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।